नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूके में आप लैब टेक्नीशियन का काम कैसे कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ क्वालिफ़िकेशन और क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या एलिजिबिलिटी है और कितनी सैलरी है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे भी ज़्यादा जानकारी मैं आपको दूंगा। जितना रिसर्च अभी मैंने किया है बस उतना ही आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में सिर्फ रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको, कितना एक्सपीरियंस वगैरह वो सारा चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। बहुत मेहनत की है इसके ऊपर में, इधर-उधर से मैंने जो है आपके लिए खंगाल के सारा इन्फॉर्मेशन निकाला है और ये स्क्रिप्ट लिखा है, उसके बाद ही जो है आपको मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूके में लैब टेक्नीशियन को बायोमेडिकल साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है। तो जैसे इंडिया में यहाँ पर लैब टेक्नीशियन बोला जाता है, वैसे ही यहाँ पर वो यूके में जो है बायोमेडिकल साइंटिस्ट उसको बोलते हैं। अलग-अलग ब्रांच का अलग-अलग बायोमेडिकल साइंटिस्ट होता है, पैथोलॉजी का अलग, बायोकेमिस्ट्री का अलग, माइक्रोबायोलॉजी का अलग। ये सारा जो है अलग-अलग वहाँ पर जैसे बाँट दिया गया है। तो दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप जो है यूके में एज़ ए बायोमेडिकल साइंटिस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसमें जो है आपको वहाँ के काउंसिल से रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है। जैसे कि मैं हर बार जो है काउंसिल से रजिस्ट्रेशन वाली ही वीडियो बनाता हूँ। जैसे इंडिया में भी जो है नेशनल काउंसिल अभी तक गठन नहीं हुआ है। स्टेट काउंसिल कहीं-कहीं पर स्टेट काउंसिल है, तो जैसे छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में है, वैसे हिमाचल प्रदेश में है। तो ऐसे बहुत सारे जगह पे जो है काउंसिल्स है। वैसे ही जो है यूके में अगर आप काम करना चाहते हैं तो वहाँ के काउंसिल से रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है। उस काउंसिल का नाम है यूके हेल्थ एंड केयर प्रोफेशनल काउंसिल, ठीक है। तो इसका जो है शॉर्ट फॉर्म भी है एचसीपीसी। एचसीपीसी का एक वेबसाइट है, उसमें भी जाकर आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो एचसीपीसी का रजिस्ट्रेशन कराना होता है, यानी कि यूके हेल्थ एंड केयर प्रोफेशनल काउंसिल। इसमें जो है आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके लिए बहुत सारे जो है प्रोसेस है, बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है जिसको जो है आपको फॉलो करना होता है, तब जाकर इसमें रजिस्ट्रेशन आपको मिल पाता है। तो ये सारा चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा बताने वाला हूँ। ये पूरा मैंने स्क्रिप्ट लिखा है और आपको इसी के थ्रू मैंने पूरा आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहला चीज़ जो है यूके में काम करने के लिए ऐसे बायोमेडिकल साइंटिस्ट आपको एचसीपीसी में रजिस्ट्रेशन कराना होता है ना? तो इसमें सबसे पहला चीज़ जो है आपका क्वालिफ़िकेशन मैटर करता है। क्वालिफ़िकेशन आपका जो है किसी रिकॉग्नाइज़्ड इंस्टीट्यूट, बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ये पहला रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आपका जो भी पढ़ाई आपने किया है वो किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, बोर्ड और यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। फर्जीवाड़ा कुछ नहीं होना चाहिए। आपका सर्टिफिकेट पूरा सारा वैलिड होना चाहिए, आपका डिग्री वैलिड होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एचसीपीसी वाले क्या करते हैं, एचसीपीसी जो काउंसिल है वो आपका जो यूनिवर्सिटी, कॉलेज जो भी जहाँ से भी आपने पढ़ाई किया है उनको ईमेल करते हैं, ठीक है। ईमेल के थ्रू वो फर्दर वेरिफिकेशन करते हैं। तो आपके जो भी यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है, जो भी बोर्ड है, वहाँ पर वो ईमेल करेंगे और वो उस ईमेल के ज़रिए ही जो है वेरिफिकेशन पूरा करके वो आपको रजिस्ट्रेशन देंगे। तो अगर आपका यूनिवर्सिटी उनको रिस्पॉन्स करता है तभी जो है यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। और अगर आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से नहीं पढ़ा है और वो ईमेल करते हैं आपकी यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी बोलता है कि ये तो बच्चा हमारा यूनिवर्सिटी से पढ़ा ही नहीं है, तो फिर वहाँ पर जो है आपका रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपके पास जो है वैलिड आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिसमें आपको पहले से ही आपका जो पासपोर्ट है उसको तैयार करके रखना है, क्योंकि पासपोर्ट के थ्रू ही इंटरनेशनली जो इतने भी आइडेंटिफिकेशन है वो होती है, ठीक है। तीसरी चीज़, यहाँ पर आपको जो है आपके एड्रेस प्रूफ के लिए यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ेंगे, जिसमें आप जो है अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर लाइसेंस भी जमा कर सकते हैं। ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि एड्रेस प्रूफ को दर्शाते हैं, वो आप जो है यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। चौथी चीज़ ये है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे इंग्लिश में होने चाहिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि हिंदी में है तो वो उसको आपको ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा और ट्रांसलेट करवाने के बाद ही आप उसको सबमिट करेंगे और प्रोवाइड करेंगे उनको, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, अनदर कंट्री है, उसमें जो है आप हिंदी सबमिट करेंगे वो जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर पाँचवीं चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जिस भी स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, जिस भी स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं वहाँ के किसी भी बड़े संस्था, जो भी संस्था है जो कि आपको एज ए मेंबर रजिस्टर करती है,
उस संस्था से आपको रजिस्टर होना है या फिर आपके पैरामेडिकल काउंसिल से आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। और छठवीं चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एचसीपीसी का जो वेबसाइट है उसमें आपको एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को डाउनलोड करना पड़ेगा। उस फॉर्म को डाउनलोड करके आपको जो है आपके यूनिवर्सिटी में सबमिट करना पड़ेगा और सबमिट करने के बाद जो है आपको उसको फिलअप करा के सील साइन करवा के रखना है। क्योंकि जब एचसीपीसी काउंसिल आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज को फर्दर वेरिफिकेशन के लिए ईमेल करेगा तो वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो पहले से तैयार होना चाहिए, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट को भेजना होता है। ठीक है, तो जो आपका यूनिवर्सिटी है वो डॉक्यूमेंट को वही भेजेगी। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है ये आपको एचसीपीसी के वेबसाइट में मिल जाता है। आगे जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें और अच्छे तरीके से इस चीज़ को बताऊंगा। आज मैं खाली आपको इसका जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं। सातवीं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि रेफरेंस के लिए जो है यूनिवर्सिटी या फिर पैरामेडिकल काउंसिल या फिर आपका जहाँ भी आपने जॉब किया है कि किसी भी हॉस्पिटल में आपने काम किया है, उस हॉस्पिटल का, उस पैरामेडिकल काउंसिल का और आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज का ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट में और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप यूके में एज ए बायोमेडिकल साइंटिस्ट काम करना चाहते हैं या फिर कोई सा भी काम करना चाहते हैं या फिर वहाँ पर पढ़ाई ही क्यों ना करना चाहते होंगे, तो वहाँ पर जाने के लिए ही आपको जो है आइलेट्स का जो है स्कोर कार्ड चाहिए होता है। आइलेट्स जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आइलेट्स यानी कि इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ठीक है, तो आइलेट्स जो है यहाँ पर आपका इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट लेता है और उसके अकॉर्डिंग आपका एक स्कोर कार्ड जनरेट करता है और उसके बाद जो है आपको वहाँ पर जाने के लिए अलो करते हैं। ठीक है, तो यूके में जो है आइलेट्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आइलेट्स जो है आपका एक एग्ज़ाम होता है जिसमें जो है आपको एक मिनिमम नंबर क्वालिफ़ाई करना होता है, उसके बाद ही जो है आपको उसमें एंटर करने को मिलते हैं। तो इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में एंटर करते हैं, जैसे कि यूएस, यूके, तो यहाँ पर जो है आपको आइलेट्स मांगता है। तो आपकी जो इंग्लिश है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि आप वहाँ के लोगों से कम्युनिकेट कर पाओ। आइलेट्स का कोर्स भी कराया जाता है लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं करना चाहते हैं तो नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई मैंडेटरी नहीं है। इसमें आपका जो है इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि आपका जो है आइलेट्स जब आप फॉर्म भरते हैं तो आइलेट्स में जो है आपका टेस्ट होता है, एक वर्बल टेस्ट भी होता है जिसमें आपको बोल कर दिखाना होता है। वो आपको कुछ टॉपिक दे देंगे या फिर आपसे जो है इंग्लिश में कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, आपको इंग्लिश में ही जवाब देना है। वो जनरली जो है आपका इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को टेस्ट करते हैं और यहाँ पर आपको जो है फ्लुएंटली बोलना रहता है, उसके अनुसार वो जो है आपका मार्क्स बनाते हैं। सारा टेस्ट वगैरह होता है, वो टेस्ट में एक स्कोर कार्ड जनरेट होता है जिसमें आपको नंबर जो है वो बैंड के अनुसार दिया जाता है। जैसे कि इंडिया में परसेंटेज वाइज होता है, वैसे उसमें बैंड होता है। तो टोटल 10 बैंड का होता है, 10 बैंड में से मिनिमम 7 बैंड आपको लाना होता है। यानी कि आपका इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंटली होना चाहिए और आपका जो स्पीकिंग है बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंसी होना चाहिए, उसमें आपका ग्रामर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसमें मैटर करती है और इसके अकॉर्डिंग ही जो है आपका यहाँ पर स्कोर कार्ड जनरेट होता है। तो इसमें जो है ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट थी जो कि आपको लाने हैं। और एक और चीज़ है, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है बनवाना पड़ता है। वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप पुलिस स्टेशन वगैरह से बनवा सकते हो। ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है जब आप किसी दूसरे कंट्री पर जाते हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ सैलरी के बारे में। तो सैलरी ऐसे अभी ऑफिशियल जो है मुझे किसी बायोमेडिकल साइंटिस्ट से नहीं पता चला है, क्योंकि अभी बायोमेडिकल साइंटिस्ट से मेरी किसी से बात नहीं हुई है। यहाँ पर मैंने इंटरनेट में बहुत सारा सर्च किया और सर्च करने के बाद जो है बहुत सारे वेबसाइट से मैंने ये पता किया, तो एक यहाँ पर मुझे पता चल पाई है, वो है आपका 35,000 से लेकर 38,000 के बीच में। तो 35,000 से लेकर 38,000 पाउंड में जो है आपको वहाँ पर सैलरी मिलेगा। इंडियन करेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ। 35,000 से लेकर 38,000 पर ईयर पाउंड आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो पाउंड की अगर वैल्यू देखे जाए तो यहाँ पर जो है 1 पाउंड का यहाँ पर
इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 110 रुपये होता है 1 पाउंड का। तो वैसे ही अगर 35,000 पाउंड को अगर कैलकुलेट कर दिया जाए तो पूरे साल भर का आपका जो सैलरी हो जाता है वो करीबन 38,000 के लगभग होता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे एक्सपेंसेस भी होते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर महंगी भी है जो कि आपको देने पड़ेंगे। वहाँ पर आपके डेली के एक्सपेंसेस तो देने ही पड़ेंगे, है ना। आपका फूडिंग, लॉजिंग और आपका ट्रैवलिंग, ये सारा का तो पैसा आपका लग ही जाएगा, है ना। तो ये भी मैंने पता करके रखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाऊंगा जो कि यूके में एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल काम कर रही है। तो उससे मैंने सारा चीज़ पता कर लिया है और उसने बताया कि उसका एक्सपेंस जो है इंक्लूडिंग उसका कार का जो खर्चा आता है, वो फूडिंग, लॉजिंग, ये सारा कुछ मिलाकर उसका जो है लगभग 800 पाउंड पूरे महीने का खर्चा आता है। तो पूरे साल भर का अगर देखा जाए तो लगभग 9,000 पाउंड उसका पूरे साल भर का खर्चा आता है, ठीक है। तो 9,000 पाउंड अगर 35,000 पाउंड में से काट दिया जाए तो लगभग 26,000 पाउंड के आसपास आपका देखने को मिलता है। लेकिन उसने ये भी बताया कि कुछ 20% टैक्स वगैरह भी कटता है वहाँ पर। तो 20% भी अगर टैक्स काट दिया जाए और बहुत सारी चीज़ों को काट के पूरा काट के अगर क्लियर कर दिया जाए, अगर आपको 11,000 पाउंड भी मिल जाता है ना, तो 11,000 पाउंड में जो है इंडियन करेंसी में अगर कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ पर लगभग आपका वही 12 लाख के आसपास आपका जो है सैलरी बन जाता है। तो 12 लाख रुपए आपका सेविंग है खाली, ये कट फिट के सारा चीज़ बता रहा हूँ। मतलब 12 लाख रुपए आप अपने घर भेज सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो उसको इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप 6 साल के बाद भी अगर इंडिया आते हैं तो 12 लाख के हिसाब से आपका लगभग 70 लाख रुपए जो है आपका इनकम जनरेट हो जाया रहेगा सेविंग में, ठीक है। तो अगर आप 70 लाख रुपए 6 साल बाद इंडिया लेकर आते हैं तो आपको कभी ज़िंदगी में कमाना भी नहीं पड़ेगा, उसी 70 लाख से जो है आपका दिनचर्या चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपके लिए जो है निकाल कर रखा था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा यार, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। थैंक यू।